गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एसबी सक्सेस पॉइंट पर आपका स्वागत है। किसी कारणवश बीच में कुछ दिन वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई। इससे पिछली कक्षा में आप लोग शायद भूल भी गए होंगे उस मैटर को जो हमने पढ़ा था, तो एक बार पीछे के वीडियो हैं उनका अध्ययन कर आगामी वीडियो आज का अध्ययन जरूर करें। पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ रहे थे कार्बन प्रतिरोध का निर्धारण। आज उसी से आगे का मैटर पढ़ेंगे अपन कि प्रतिरोध है उनका संयोजन वो किस प्रकार किया जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं अपने टॉपिक पे, प्रतिरोध का संयोजन। देखो, प्रतिरोध का संयोजन है एक्चुअल में प्रतिरोध का संयोजन कितने प्रकार से होता है। देखो, थोड़ा सा मैं याद दिला दूं आपको कि अपन ने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था कि प्रतिरोध है क्या चीज। तो प्रतिरोध क्या था कि धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध, यानी इलेक्ट्रॉन है गति करेंगे जिससे धारा प्रवाहित होगी, तो ऐसा भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मार्ग में जो प्रतिबाधाएं जो बाधाएं उत्पन्न हो रही है उन्हें क्या कहा था अपन ने, प्रतिरोध कहा था। ठीक है, मुख्यतः कार्बन प्रतिरोध का संयोजन है वो कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से। एक तो कौन सा होता है, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा कौन सा है, समांतर क्रम संयोजन। ये जैसा टॉपिक आज के लिए, क्योंकि ये मैटर है या इससे पहले 10th क्लास में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, देखो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम है क्या चीज। देखो, अपने पास जैसे मान ले कि कोई भी दो वायर है, ठीक है, उन दोनों वायर को, जैसे मान लो एक वायर ये अपने पास है, एक वायर ये है, इन दोनों वायर को अपन कनेक्ट कितने तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से। तो श्रेणी क्रम तो कौन सा होगा कि जैसे मान लो ये प्रतिरोध है, इसका एक टर्मिनल दूसरे प्रतिरोध के पहले टर्मिनल के साथ संयोजित कर दिया जाए, और दूसरा प्रतिरोध है उसका एक सिरा बैटरी से और इधर से इसका सिरा बैटरी से, तब तो कौन सा बन गया, श्रेणी क्रम, यानी एक लाइन के रूप में। वो तो कौन सा होगा, श्रेणी क्रम संयोजन। और समांतर क्रम कौन सा होगा कि जैसे मान लो दो ही प्रतिरोध अपने पास, और इन दोनों प्रतिरोधों के पहले टर्मिनल बैटरी के एक सिरे से, दूसरे टर्मिनल दोनों वो बैटरी के दूसरे सिरे से कनेक्ट करते हैं, तो वो कौन सा क्रम बनेगा, समांतर क्रम संयोजन बन जाएगा। ठीक है, तो अपन चर्चा करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन है क्या चीज। पहला पॉइंट अपने पास है श्रेणी क्रम संयोजन। ध्यान से देखना, क्योंकि इससे बाद अपन पढ़ेंगे धारिता है, संधारित्रों का संयोजन भी पढ़ेंगे। तो प्रतिरोध का संयोजन और धारिता संधारित्र का संयोजन है, दोनों लगभग समानता है दोनों में। तो इसके बेस पर ही अपन संधारित्र का संयोजन है वो भी आसानी से समझ पाएंगे। दोनों में फर्क कितना सा वो भी मैं बता दूंगा आपको कि फर्क कितना रहेगा। तो देखो, श्रेणी क्रम संयोजन, जैसे मान लें अपन अपने पास कितने प्रतिरोध हैं, 3 प्रतिरोध है। ठीक है, तीनों प्रतिरोध हैं, एक सिरा बैटरी से कनेक्ट कर दिया, दूसरा सिरा वो भी बैटरी के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। देखो, डिफाइन अपन ऐसा ही किया था कि एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ संयोजित होगा, इसी प्रकार दूसरे का दूसरा सिरा और तीसरे का पहला सिरा ये भी आपस में कनेक्ट है, और इनके अंतिम टर्मिनल है दोनों तरफ वो किससे संयोजित कर दिया अपन ने, बैटरी से संयोजित कर दी। ठीक है, मान लेते हैं कोई भी प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध कितना है, R1, इसका मान लेते हैं R2 और इसका मान लेते हैं R3। ठीक है, बैटरी अपन ने जोड़ी है तो स्वाभाविक सी बात है इसके अंदर धारा भी प्रवाहित होगी, और धारा की डायरेक्शन कौन सी, प्लस से माइनस की तरफ यही होगा। तो ये अपन ने मान ली धारा। अब देखो, दोनों में एक चीज का ध्यान रखना, समझने में आसानी होगी और आपको याद करने में भी आसानी होगी कि श्रेणी क्रम संयोजन है और समांतर क्रम संयोजन, दोनों के लिए एक चीज ध्यान में रखना आप। देखो, यहां से धारा प्रवाहित हुई तो धारा इसमें भी उतनी प्रवाहित होगी जितनी इसमें होगी। जितनी आई धारा जा रही है यहां पर इंटर हुई, उतनी धारा आगे जाएगी, उतनी धारा आगे जाएगी। यानी श्रेणी क्रम संयोजन है उसमें तो धारा क्या होती है, समान होती है, धारा क्या रहेगी, समान। ठीक है, और विभव की बात करें, विभवांतर की बात करें, क्योंकि प्रतिरोध है, प्रतिरोध के सिरों पर दोनों टर्मिनल की बात करेंगे तो विभवांतर बनेगा। विभवांतर की बात करें तो इनके लिए विभवांतर क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। V1 V2 V3 मान लेते हैं, तो इसके लिए विभव है वो क्या रहेगा,
असमान रहेगा। ठीक है, जस्ट समांतर की बात करें अपन तो समांतर के लिए समांतर में क्या रहेंगे, जैसे एक रफली में डायग्राम बना देता हूं। जैसे मान लो वही 3 प्रतिरोध अपन ने मान लिए। ठीक है, एक टर्मिनल बैटरी से हो गया, ये बैटरी अपन ने कनेक्ट कर दी, इनके लिए प्रतिरोध मान लेते हैं R1 R2 R3। अब देखो यहां से धारा I प्रवाहित होगी, प्रवाहित होने के बाद इस टर्मिनल पर पहुंचने के बाद धारा को कितने मार्ग मिले, 1 2 3, यानी तीनों में धारा प्रवाहित होगी। तो धारा तीनों में, यहां से धारा 3 पार्टों में डिवाइड हो जाएगी। तीनों के लिए मान लेते हैं इसमें I1, इसमें I2 और इसमें I3। ठीक है, तीनों में अलग अलग धारा प्रवाहित होगी और विभवांतर इन सब पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो विभवांतर को अलग से दर्शाते अपन, ये क्या है, विभवांतर जो तीनों पर समान रहना है। यानी ध्यान रखना कि श्रेणी में तो धारा समान रहती है और विभव क्या होता है, असमान। और समांतर क्रम में धारा तो क्या होती है, असमान होती है। धारा असमान और विभव क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, धारा असमान और विभव समान। ठीक है, इसी बेस पे देखो इसके लिए अपन वैल्यू कि टोटल तीनों प्रतिरोध है, 3 और 4 हो, कितने भी हो सकते हैं, अपने अनंत तक n मान ले, कितने भी मान ले कि कितने भी प्रतिरोध संयोजित हो सकते हैं। तो उनका एक इक्विवेलेंट प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा, वो अपन कैलकुलेट करते हैं कि तुल्य प्रतिरोध का मान कितना प्राप्त होता है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं श्रेणी की। देखो ये बात तो अपनी क्लियर होगी कि धारा समान है, विभव इसमें असमान है। और दूसरी बात और ध्यान रखना कि इक्विवेलेंट प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो भी असमान है, देखो सीधी सी बात इतनी है, इसका विभव तो कितना है, V। ये ही आके कितने पार्टों में डिवाइड हुआ, 3 पार्टों में, क्योंकि अपन ने 3 प्रतिरोध माने, 4 मानते तो 4 में हो जाता। ठीक है, तो टोटल विभव है वो इन तीनों के योग के बराबर तो रहेगा, है कि नहीं। टोटल विभव तीनों के योग के बराबर ही रहेगा क्योंकि धारा तो समान है। तो ऐसा कह सकते हैं देखो कि कुल विभव V है वो किसके बराबर है, V1 प्लस V2 प्लस V3। जहां पर V1 क्या है, पहले प्रतिरोध का विभवांतर है, V2 क्या है, दूसरे प्रतिरोध का विभवांतर, और V3 क्या है, तीसरे प्रतिरोध का विभवांतर है। ठीक है, तो प्रथम प्रतिरोध के लिए इन सब के मान लिखें। प्रथम प्रतिरोध के लिए कितना हो जाएगा, देखो V1। अब आपने इससे पहले पढ़ा था ओम का नियम, पढ़ा था ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर है IR। यही था कि किसी तार में धारा प्रवाहित करने पर तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर वो उस तार में प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। और R यहाँ पे अपन ने क्या माना था, समानुपाती को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लगाया था जिसे समानुपाती स्थिरांक अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो कितना V बराबर IR। इसी नियम की सहायता से अपन लिखे, देखो V1 के लिए V1 लिखें तो V1 कितना हो जाएगा, करंट तो सेम ही है सब में I, और प्रतिरोध पहले के लिए कितना है R1, तो इसके लिए तो कितना बन जाएगा IR1। ठीक है, इसी प्रकार अपन लिखे द्वितीय के लिए, तो दूसरे के लिए तो कितना बन जाएगा V2 IR2। ठीक है, और इसी प्रकार तीसरे के लिए कितना हो जाएगा IR3 हो जाएगा। मान पुट कर सकते हैं समीकरण में, कितना हो जाएगा, देखो V इक्वल्स में V1 की जगह IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 ये बनेगा। V इक्वल्स में I कॉमन निकाल सकते हैं, कितना बनेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब देखो यहां से दो काम कर सकते हैं अपन, चाहे तो I को पक्षांतरण करके इधर लेके आ सकते हैं, या फिर अपन ओम का नियम है वो टोटल के लिए भी लागू कर सकते हैं। ये कुल विभव ही तो है, यानी टोटल विभव, इसे भी अपन ऐसा कर सकते हैं कि V की जगह IR लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से देख लेते हैं अपन। एक बार पक्षांतरण करते हैं तो V अपॉन में I इक्वल्स कितना है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इसके लिए तो देखो ऐसा कह सकते हैं कि V अपॉन I, यहां से देखना V अपॉन I किसके बराबर बना, R के बराबर। तो इसको तो क्या कह सकते हैं अपन, R यानी तुल्य विभव, सॉरी तुल्य प्रतिरोध बन जाएगा। कितना हो जाएगा R, V अपॉन I को लिख दिया अपन ने R इक्विवेलेंट इक्वल्स में R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये तो बन गया इसके लिए। या फिर यहां से यदि आप ऐसा करना चाहो कि कितना मान बनेगा, तो V की जगह पर लिख दें IR, तो भी बात वो की वो ये IR1 प्लस R2 प्लस R3।
ठीक है, आई से आई कैंसिल, तो भी क्या बनेगा, आर इक्विवेलेंट बनेगा। तो ध्यान रखना कि श्रेणी क्रम संयोजन है उसमें तुल्य प्रतिरोध का मान, जितने भी प्रतिरोध संयोजित किए गए हैं उन सब प्रतिरोधों के बीजगणितीय योग के एक सीक्वेंस में योग है, जितने भी प्रतिरोध उन सब का योग कर दो, वो क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो अपने पास ऐसे कोई प्रॉब्लम दे देता है, कई बार एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कि मान ले अपने पास n प्रतिरोध संयोजित है, कितने प्रतिरोध, n प्रतिरोध संयोजित हैं, और वो भी सब कितने हैं, समान मान के। ठीक है, कोई परिपथ दे दिया अपने को जिसमें r मान के n प्रतिरोध संयोजित हैं, तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। कई बार छोटी कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो देखो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। जैसे मान लो 3 था अपने पास, समान मान के है, तो देखो जैसे इसी में माने कि समान मान के हैं r r r, तो 3 प्रतिरोध है तो कितना बन गया, 3r हो जाएगा, 4 हो तो 4r हो जाएगा। वैसे ही अपने पास कितने हैं, n, तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा उसके लिए, R इक्विवेलेंट इक्वल्स में NR, ध्यान रखना कितना हो जाएगा, NR, यानी किसी परिपथ में समान मान के n प्रतिरोध संयोजित हैं तो उस परिपथ के लिए तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो जितने भी प्रतिरोध संयोजित हैं उतने से क्या कर दो, उसे मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या हो जाएगा, उसके लिए इक्विवेलेंट प्रतिरोध आ जाएगा। ठीक है, ये तो थी अपने पास श्रेणी क्रम की आसान सी बात। अपन बात करते हैं समांतर क्रम में क्या होता है। देखो जैसे मान लो समांतर क्रम के लिए अपन परिपथ बनाना चाहिए, तो परिपथ वही 3 मान लेते हैं अपन की 3 प्रतिरोध ही संयोजित है। ठीक है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई, और प्रतिरोध का मान मान लेते हैं अपन R1 R2 R3। ठीक है, धारा आई प्रवाहित होगी, इस टर्मिनल पे पहुंचने के बाद धारा के पास कितने मार्ग हैं, 3 मार्ग, तो तीनों मार्गों में धारा प्रवाहित होगी, और वो कितनी कितनी मान लेते हैं, इसमें I1 R1 के लिए हो गई, यहाँ पे मान लेते हैं I2 R2 के लिए हो गई, और R3 में कितनी हो गई, I3। ठीक है, और विभव क्या रहेगा इसके लिए, सेम रहेगा। ठीक है, तो भी बात बताई थी आपको कि जो भी असमान है आप तो उसको ऐड कर दो। देखो यहाँ से विभव तो सेम है, जितना बैटरी के द्वारा वोल्टता प्रदान की जा रही थी उतनी वोल्टता अपने पास, लेकिन धारा क्या है, अलग अलग। तो धारा के पदों में लिख सकते हैं I इक्वल से I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी जितनी धारा यहाँ से प्रवाहित हो रही थी यहाँ पे 3 पार्टों में, लेकिन है तो इसी के बराबर, तो तीनों के योग के बराबर ही है। अब देखो वही ओम का नियम यूज कीजिए, V बराबर कितना था, IR, मान किसका चाहिए अपने को, I के पदों में चाहिए, तो I इक्वल्स में कितना बनेगा, V बाई R। ठीक है, V का मान सब में सेम है, R प्रतिरोध है वो सबके लिए डिफरेंट है, और I भी सबके लिए डिफरेंट है। तो देखो कितना बनेगा, वही प्रथम प्रतिरोध के लिए मान कितना हो जाएगा, प्रथम प्रतिरोध के लिए I1 कितना बनेगा, देखो V तो सेम है अपॉन में R1। दूसरे के लिए कितना हो जाएगा, I2 इक्वल्स में V अपॉन R2, ये बनेगा। तीसरे के लिए से ही I3 इक्वल्स में V अपॉन R3, ये बनेगा। ठीक है, मान पुट कीजिए, कितना बनेगा, I इक्वल्स में V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V बाई R3। ठीक है, V को बना सकता है, तो I इक्वल्स में V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, देखो इससे पहले वाले में किया था वो का वो काम कर सकते हैं, या तो V का पक्षांतरण करके इधर ले आओ, या फिर I की जगह क्या रख सकते हैं, यहाँ पर भी V अपॉन R रख सकते हैं। ठीक है ना, जैसा भी आपको उचित लगे दोनों में से कोई भी काम कर सकते हो आप, कोई सी बात आपकी गलत नहीं होगी, जैसा भी आपको उचित लगे। तो कितना बनेगा, देखो I बाई V इक्वल्स में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, यहां से ध्यान देना, देखें इसको लिखें इस फॉर्म में कि R इक्वल्स में कितना बनेगा, देखो V अपॉन I बनेगा, ये बनेगा। अपने को चाहिए क्या, I बाई V चाहिए, I बाई V, जस्ट इसका उल्टा कर दें तो 1 अपॉन R इक्वल्स में I बाई V।
ठीक है, यानी इसकी जगह लिख सकते हैं अपन 1/r, और ये क्या है, तुल्य प्रतिरोध ही तो है, R इक्विवेलेंट इक्वल्स में 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, तो ये किसके लिए आ जाएगा, समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो अभी अपन ने श्रेणी में बात कही थी कि n प्रतिरोध संयोजित हो तो उसके लिए तुल्य प्रतिरोध है वो कितना होगा, तो अभी वहां से अपन लिख दिया था सीधा सीधा ऐड करके, कितना हो गया था NR। अब इसके लिए देखें कि जैसे ये क्वेश्चन अपन को याद दे दे कि समांतर क्रम में समान मान के n प्रतिरोध संयोजित हैं तो उनके लिए तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो इस चीज का सीधे सीधे आप ध्यान रखना, क्योंकि कैलकुलेशन करके देखेंगे तो डेरिवेशन अपना लंबा हो जाएगा, तो सीधे सीधे आप ध्यान में रखें। देखो जैसे मान लो समान मान की बात की अपने, यहां से भी अपन लिख सकते हैं, देखो समान मान के अपने पास r की जगह सबको r मान लें अपन तो कितना हो जाएगा। वैसे ही जैसे मान लो, देखो छोटी सी एग्जांपल लेके समझते हैं इसको, कि जैसे मान लिया अपने पास 3 प्रतिरोध है, ठीक है, और प्रत्येक का मान कितना है, r। ठीक है, अब देखो 3 के लिए 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स में पहला 1/r, दूसरा भी 1/r और तीसरा भी 1/r, क्योंकि 3 समान मान के हैं। कितना हो जाएगा, देखो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स में एलसीएम हो गया r, ऊपर कितने आ गए, 1 + 1 + 1, यानी 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स में कितना हो जाएगा, 3/r। और इक्विवेलेंट मान अपने को निकालना, ध्यान रखना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आए तो कई बार गलती कर बैठते हो कि यहाँ से 1/r इक्विवेलेंट का मान निकाल के छोड़ देते हो। ठीक है ना, कई प्रॉब्लम ऐसी आती है कि इसमें श्रेणी में भी जोड़ दिया, समांतर में भी जोड़ दिया साथ में, तो उन सब में ध्यान रखना इस चीज का कि समांतर हो तो r इक्विवेलेंट निकालना अपने को, न कि 1/r इक्विवेलेंट काम में लेना है। तो यहाँ से r इक्विवेलेंट कितना बनेगा, जस्ट उल्टा ही तो हो जाएगा, तो कितना आ गया, r/3। ठीक है, अब देखो 3 काम में लिए थे अपन ने, तब कितना बना, r/3। 4 हो तो कितना हो जाएगा, r/4 हो जाएगा, 5 हो तो r/5। ऐसे यदि कह दें कि n प्रतिरोध संयोजित हैं तब कितना हो जाएगा, r/n। ठीक है, n प्रतिरोध संयोजित है तो r इक्विवेलेंट कितना बनेगा, r/n बनेगा। तो ध्यान रखना श्रेणी क्रम में यदि समान मान के n प्रतिरोध संयोजित हैं तब तो कितना बनेगा, r इक्विवेलेंट nr, और यदि समांतर क्रम में संयोजित हैं तो r इक्विवेलेंट कितना बनेगा, r/n बनेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो कई बार क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा भी देता है और आपको ये कहते हैं कंपटीशन लेवल पे थोड़ा बहुत घुमाता है क्वेश्चन को, और आपको ऐसा कह दे कि जैसे मान लो कोई तार का टुकड़ा है, ठीक है, कोई तार का टुकड़ा अपने पास है, जैसे मान लो ये मान लिया टोटल, जिसका प्रतिरोध कितना है, r है। अब इस तार के टुकड़े को पहले तो ये कहे कि इसको n पार्टों में डिवाइड कर दिया, तार के टुकड़े को n पार्टों में डिवाइड कर दिया, जैसे मान लो ये तार था और इसके n टुकड़े करके और उनको एक बंडल के रूप में बांध दिए। ठीक है, समझ रहे हो बात को, टोटल प्रतिरोध r है, इसके n टुकड़े करके और बंडल के रूप में बांध दिया, यानी ये कंडीशन हो गई, इसकी n तक मान है इसके। ठीक है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो तुल्य प्रतिरोध देखो, इसका निकालने के लिए क्या करोगे, पहले तो r है, जैसे मान लो इसको भी अपन एग्जांपल से समझते हैं, n के लिए अपन बाद में देखते हैं। आपको क्वेश्चन ये दे कि कोई तार है जिसका प्रतिरोध कितना है, r है, और इसे उसने 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो 3 पार्टों में डिवाइड किया तो प्रत्येक का प्रतिरोध कितना हो गया, r/3, इसके लिए भी r/3, यही तो है, 2 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे तो r/2, r/2, 3 में किया तो r/3 हो जाएगा। अब इनको एक बंडल के रूप में बांधा है तो तीनों प्रतिरोध ये हो गए, बंडल के रूप में बन गए। अब कौन सा क्रम बन गया, देखो इनका समांतर क्रम बन गया, प्रतिरोध तो वही है, r/3। अब कह रहा है कि इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो तुल्य प्रतिरोध देखो अपन जानते हैं 1/r इक्विवेलेंट, यही निकालते हैं, और r/3 यानी कितना बनेगा, 1 में r1 लिखते हैं, r1 का मान कितना, r/3, तो r तो अपॉन में आ गया, 3 कहां चला गया ऊपर, प्लस दूसरा भी ये हो जाएगा और तीसरा भी ये हो जाएगा। ठीक है, देखो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स में एलसीएम तो कितना हो गया, r, ऊपर मान कितना आ जाएगा, 3 + 3 + 3। ठीक है, यानी 1/r इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा,
9/r। ठीक है, 3/r था, सीधी सीक्वेंस बनाई अपन, तो इसको ऐसा कह सकते हैं कि 1/r इक्वलेंट इक्वल्स में ऐसा कह दें कि 3 का स्क्वायर अपॉन में r। आई बात समझ में? जैसे मान लो अपन 4 के लिए देखते हैं, तो 4 के लिए मान लो 4 पार्टों में डिवाइड करें तो r/4 और r/4। ठीक है, ये बनेगा। तो इनके लिए देखो टोटल मान वही 1/r इक्वलेंट इक्वल्स में 1/r1 प्लस 1/r2 लिख देंगे। कितना बनेगा? 1/r इक्वलेंट इक्वल्स में 4/r प्लस 4/r प्लस 4/r प्लस 4/r। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1/r इक्वलेंट इक्वल्स में r एलसीएम हो गया और ऊपर 4, 8, 12 और 16 ये हो जाएगा। यानी इसको भी ऐसा कह सकते हैं अपन 1/r इक्वलेंट इक्वल्स में 4 का वर्ग अपॉन में r। आई बात समझ में? कहने का मतलब ये एग्जांपल अपन ने जस्ट लिया है इस बात को समझने के लिए कि क्या प्रतिरोध 3 पार्टों में डिवाइड हो रहा तो उसका वर्ग ही हो रहा है कि नहीं हो रहा। 4 में किया है तो भी वर्ग ही हो रहा है, ऐसे 5 में करेंगे तो भी वर्ग होगा। तो सीधी बात अपन 3 में किया तो 3 का वर्ग हो गया, 4 में किया तो 4 का वर्ग हो गया। ऐसे ही अपन n टुकड़ों में डिवाइड करेंगे तो r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? जैसे मान लो देखो ये तो 1/r इक्विवेलेंट का मान है अपने पास, r इक्विवेलेंट निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा? r/3 का स्क्वायर, ऐसा ही तो बनेगा। तो उसके लिए यदि n पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो उसके लिए r इक्विवेलेंट कितना बनेगा? r/n स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा? r इक्विवेलेंट r/n स्क्वायर। ठीक है, और वैसे समांतर क्रम संयोजन है तो उसके लिए नॉर्मली 2 प्रतिरोध की यदि बात करें, 3 के लिए आ जाए, 4 के लिए आ जाए, 5 के लिए आ जाए, तो उसको तो अपने को सीक्वेंस से निकालना पड़ेगा। मुख्यतः 2 के लिए यदि बात पूछ ली जाए तो उसको आप सीधे सीधे भी ध्यान रख सकते हो 1/r। उसके लिए r इक्विवेलेंट कितना बनेगा? r1 r2 अपॉन में r1 प्लस r2। ठीक है, 2 की बात हो तो सीधा सीधा इसे ध्यान रख सकते हो। ठीक है, यदि अपन कोई और एग्जांपल की बात करें तो जैसे मान लो आपको ये कह दें कि कोई तार का टुकड़ा ही है जिसके मान लो प्रतिरोध है R प्रतिरोध है, कोई भी मान लेते हैं अपन। ठीक है ना, उस R प्रतिरोध को या फिर चलो R मान लेते हैं, उस R प्रतिरोध को टुकड़ों में डिवाइड करके पहले तो क्या कर दिया, उसे श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। ठीक है, और तत्पश्चात उसे क्या कर दिया जाए? समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, तब उसके लिए तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा। ठीक है ना, इस चीज को अपन देखते हैं। देखो जैसे मान लो पहले तो श्रेणी क्रम में संयोजित किया इसे। ठीक है ना, R के मान लेते हैं अपन, n प्रतिरोध ही मान लेते हैं। ठीक है ना, R मान के n प्रतिरोध है अपने पास और वो पहले तो श्रेणी क्रम में संयोजित है और तत्पश्चात उनको किसमें किया है? समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। ठीक है, तो उसके लिए तुल्य प्रतिरोध या फिर ऐसा कह दे कि दोनों का अनुपात कितना होगा? श्रेणी क्रम में अनुपात कितना होगा, समांतर क्रम में अनुपात कितना होगा? तो देखो R श्रेणी क्रम में और अपॉन में R समांतर क्रम में। देखो सीधे सीधे भी आप लिख सकते हो, यदि सोल्व करके लिखो तो भी लिख सकते हो, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कि श्रेणी क्रम में यदि n प्रतिरोध संयोजित हैं तो उनके लिए मान कितना हो जाएगा? nr। ठीक है, और समांतर क्रम में संयोजित हैं तो उसके लिए कितना होगा? r/n। ये तो होता है r/n, तो यहां से लिखें r/n है तो n ऊपर चला जाएगा, यानी r से r कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? n²/1। ये अनुपात बन जाएगा दोनों का कि n प्रतिरोध है, समान मान के n प्रतिरोध पहले श्रेणी क्रम में संयोजित हैं और तत्पश्चात उनको समांतर क्रम में संयोजित कर दिया जाता है, तो उनका दोनों के तुल्य प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा? तो आप सीधे सीधे भी ध्यान रख सकते हो n²/1 होगा। ठीक है, 3 बातें मैंने बताई हैं, तीनों कंप्यूटेशन के तौर पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। एक तो n प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो उसके लिए सीधा सीधा मान nr हो जाएगा, समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब r/n हो जाएगा, और उनको दोनों का अनुपात है वो कितना हो जाएगा? n²/1 हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।